चैप्टर 15 युद्ध। रंटन गाड़ी चला रहा था और ले मुआन आगे फूले हुए दिल के साथ ब्रेक के पार जाते समय देख रहा था सुबह का द्वार, जिसके माध्यम से ज्वार मिल रेस की तरह बह रहा था। उसने देखा कि दक्षिणी समुद्र तट अभी भी सुनसान था और उत्तरी समुद्र तट, जहां पेड़ों ने गांव को नजर से बचा रखा था, बंद लेगून और दूर दूर तक फैली चट्टानों के उस विशाल दृश्य में जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, जब तक कि दूर के पेड़ों से एक आकृति दिखाई नहीं दी। एयोमा। उसके बाद दूसरे लोग आए और पेड़ों के पास समुद्र तट पर भीड़ उमड़ पड़ी, जो चींटियों की कॉलोनी की तरह हरकत कर रही थी और पेड़ों की पृष्ठभूमि में भालों की चमक दिख रही थी। ले मुआन का दिल अचानक बुरे होने के अंदेशे से डूब गया। उसने मुड़कर देखा कि रंटन गाड़ी चला रहा था और उसके पास कार्लिन उसकी आंखों पर छाया डाल रहा था। रंटन को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि कैरोलिन भाग गया है। ले मुआन ने ताओरी के बारे में जो कुछ भी उससे कहा था, उसके बारे में स्रू ने कुछ नहीं कहा था और अब भी वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह लेगून से आ रही सूरज की किरणों के सामने अपनी आंखें सिकुड़े हुए खड़ा था। ताओरी, उसे लगा कि वह कोई कनक लड़का है, ले मुआन का प्रेमी, जो उसे परेशान करने के बजाय उसका स्वागत करेगा, लेकिन वह भीड़, उसकी हरकतें और धागेदार भालों की चमक। उसने साथी द्वारा पूछे गए सवालों के अस्पष्ट उत्तर दिए, फिर लंगर छोड़ने के आदेश पर वह आगे की ओर भागा, जबकि कार्लिन नीचे कूदा और वेटरली की 2 राइफलों और गोला बारूद के साथ वापस लौटा। फिर जब लंगर गिरा और किरमाडेक बाड़ पर अपनी नाव की ओर मुड़ा, नाक ब्रेक की ओर, रंटन पहिया छोड़कर और होंठ बंद करके खड़ा हो गया। उसका हाथ आफ्टर रेल पर था और उसकी आंखें भीड़ पर थीं। उसने अचानक चुप्पी तोड़ी और कार्लिन की ओर मुड़ा। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, उसने कहा। हमें उनसे झगड़ना होगा। यह एक झटका है। पीटरसन ने कहा कि जगह खाली थी, और मुझे लगता है कि उसने झूठ बोला या फिर उसने अपनी आंखें बंद नहीं रखीं, लेकिन चाहे या न हो, हमें इसे निगलना होगा। सबसे बुरी बात यह है कि हमारे पास बोलने के लिए कोई व्यापार नहीं है, चंदन के अलावा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, बस अकेले रहना चाहते हैं। नाव मंगवाओ और हम नाव चलाकर उनके पास जाएंगे और उन बंदूकों को छिपाकर रखेंगे। वह पीटरसन की रिवॉल्वर लेने के लिए नीचे गया, जिसे कार्लिन भूल गया था, और जब वह वापस लौटा तो नाव नीचे थी। चालक दल के 4 कनक और कार्लिन स्टर्न शीट में थे। वो पीछे गया और बीचकॉम्बर के पास उसकी जगह ले ली और नाव को आगे बढ़ा दिया। उसने बहुत बड़ी भूल की थी। वह ले मुआन के अस्तित्व और राजदूत के रूप में उसके उपयोग को पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन रंटान का दिमाग विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध काम कर रहा था। उसने कभी पीटरसन के बारे में सचेत रूप से चिंता नहीं की थी। मृत पीटरसन की गिनती नहीं की जा सकती थी, और फिर भी उसके दिमाग के पीछे पीटरसन मौजूद था, एक रूप के रूप में नहीं, एक छाया के रूप में भी नहीं, बल्कि किसी दिन संभावित परेशानी के अस्पष्ट संकेत के रूप में। स्टीयरिंग करते हुए, या नीचे धूम्रपान करते हुए, या उद्यम से मिलने वाले मुनाफे की संभावना का आनंद लेते हुए, रंटन को कुछ ऐसा महसूस होता था जो चीजों के बारे में उसके दृष्टिकोण को खराब कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग से पकड़ने पर सिर्फ एक भावना से ज्यादा कुछ नहीं साबित होता कि पीटरसन के कारण किसी दिन परेशानी आ सकती है। लेगून में नौकायन करते समय उस विशाल नीले मोती के बगीचे में बहती हवा ने उसके मन से सारी चिंताएं मिटा दी थीं। अब आखिरकार सफलता मिल गई थी, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, और लेने वाले पर नजर रखने या उसके कामों में हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं, सिवाय गज के। उस समुद्र तट पर एक बच्चा उस वीरानी को चकनाचूर कर देता और दुनिया से सुरक्षा और अलगाव की भावना को नष्ट कर देता। तब पेड़ों ने अपने लोगों को छोड़ दिया था और रंटन को ऐसा लगा जैसे पीटरसन स्वयं पुनः प्रकट हो गए हों। उसने अपने लाभ के लिए किरमाडेक के चालक दल से छुटकारा पाने के लिए, कार्लिन से, अपने नाम से, हर उस चीज से छुटकारा पाने के लिए जो उसे इस उद्यम से जोड़ सकती थी, अपने दिए गए समय में छुटकारा पाने का विचार किया था। और यहाँ सैकड़ों गवाह थे, जहाँ उसे उम्मीद थी कि बोलने में असमर्थ गूल के अलावा कोई नहीं मिलेगा। सचमुच यह एक झटका था। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, समुद्र तट पर मौजूद भीड़ हिलने लगी, फैलने लगी, सिकुड़ने लगी और फिर शांत हो गई,
भाले एक साथ इकट्ठा हो गए। कैरोलिन के कम से कम 30 लड़के ऐसे थे जो एक आदमी की तरह सटीक भाला फेंक सकते थे, और जब एयोमा ने स्कूनर को देखा और अलार्म बजाया, तो डिक, जो बाहरी समुद्र तट पर था, ने उन्हें एक साथ बुलाया। एयोमा के बेटे ताइपा ने भाले बांटे और एयोमा ने खुद कुछ तेज शब्दों में जनजाति के दिलों में आग लगा दी। अजनबियों को उतरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक पल के लिए, लेकिन केवल एक पल के लिए, उसने डिक के हाथों से चीजों की कमान ले ली। वे पहले भी आए थे, एयोमा ने कहा, जब मैं एक जवान आदमी था, और महान उठा उन्हें बुरे लोगों से भरा हुआ जानते हुए भी उन्हें उतरने नहीं दिया बल्कि उन्हें भगा दिया, और फिर भी वे पहले स्पेनिश जहाज से बड़ी डोंगी में आए, और वे उतरे और उटा से लड़े और उसने उन्हें मार डाला और उनकी बड़ी डोंगी जला दी, और फिर भी वे आए और फिर भी हमें लड़ना होगा। हम कम हैं, लेकिन ताउरी अपने आप में बहुत है। डिक ने कहा, वे नहीं उतरेंगे, भले ही मैं उनका सामना अकेले ही करूं। ये कैरोलिन का स्वभाव था और जैसे ही नाव समुद्र तट के करीब पहुंची, उसने एक कर्कश और अचानक चीख निकाली, जिससे कनक नाविकों को रुकना पड़ा और अपना सिर घुमाना पड़ा। उनका मतलब लड़ाई से है, कार्लिन ने नीचे के तख्तों पर पड़ी एक राइफल की ओर झुकते हुए कहा। बंदूक को अकेला छोड़ दो, रंटन ने कहा। उसने नाव चलाने वालों को थोड़ा और पास आने का आदेश दिया, उठकर स्टर्न शीट में खड़ा हो गया और समुद्र तट पर मौजूद भीड़ की ओर हाथ हिलाया, मानो ये संकेत दे रहा हो कि वो उनसे बात करना चाहता है। एकमात्र उत्तर ताइपा द्वारा फेंका गया भाला था जो बिजली की चमक की तरह आया और लक्ष्य से कुछ गज की दूरी पर पानी में गिर गया। नाविक फिर से रुके और पानी में वापस चले गए। जब कार्लिन ने तैरते हुए भाले को ट्रॉफी के रूप में उठाया और राइफलों के साथ रख दिया, तो रंटन बैठ गया। फिर उसने उन्हें पतवार को इस तरह से मोड़ते हुए आगे बढ़ने का आदेश दिया कि धनुष किनारे से दूर और पश्चिम की ओर मुड़ जाए। जैसे जैसे वे समुद्र तट पर आगे बढ़ते गए, दूर से भीड़ उनके पीछे पीछे आती रही, लेकिन साथी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो जमीन की स्थिति और पेड़ों की स्थिति को नोट करने में व्यस्त था। पेड़, हालांकि गांव को टूटने से बचाने के लिए काफी गहरे थे, लेकिन इतने घने नहीं थे कि वे कुशल कवर दे सकें। यहाँ की चट्टान बहुत चौड़ी थी, लेकिन बहुत कम। एक आदमी निशाना बन सकता था, कम से कम उसका सिर और कंधे, भले ही वह बाहरी मूंगे पर हो। इन मामलों पर आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद रेंटन ने नाव का मार्ग बदल दिया और जहाज की ओर वापस लौट आया। क्या आप उन पर एक भी गोली नहीं चलाने वाले? निराश कार्लिन ने पूछा। दूसरे ने उत्तर दिया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जब वे केरमाडेक पहुंचे तो उन्होंने लोगों को नाव में ही रहने का आदेश दिया और नाव पर चढ़कर अपने साथी के साथ नीचे उतर गए। वे उस लॉकर में गए जहां गोला बारूद रखा हुआ था और बक्सों की गिनती की। उसमें 2000 राउंड थे। मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा, रंटन ने कहा। तुमने कहा था कि तुम एक अच्छे निशानेबाज हो। खैर, तुम्हें अपनी बात साबित करने का मौका मिला है। मैं इस लैगून में गोली चलाने जा रहा हूँ। जहाज से? जहाज नहीं, नाव काफी अच्छी है, उनके पास कोई भी कवर नहीं है और केवल कुछ पुरानी मछली पकड़ने वाली डोंगियां हैं जो हम पर हमला करने के लिए पर्याप्त अच्छी नहीं हैं। खैर, मैं यह नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, कार्लिन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक दिन का काम नहीं होगा। हमारे पास समय की कमी नहीं है, दूसरे ने जवाब दिया, अगर इसमें सप्ताह भी लग जाएं तो भी नहीं। वे डेक पर आए, प्रत्येक के पास गोला बारूद का एक डिब्बा था। कार्लिन द्वारा फेंका गया भाला उसके द्वारा जहाज पर लाया गया था और रेलिंग के पास खड़ा था। किसी भी व्यक्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं उन्होंने देखा कि ले मोआंगेली के द्वार पर दुबका हुआ था और धूप से बचने के लिए आश्रय ले रहा था। कार्लिन, जिसने पानी तोड़ने वाले एक जहाज को भरने का आदेश दिया था, ने स्वयं उसे नाव में उतारा, फिर अपने साथी के साथ नाव में बैठकर नाव को आगे बढ़ाया। स्रू ने पिछली पतवार को चलाया और रंटन ने नाव को जोतने की रेखा पर रखा। दोपहर होने को थी और ठीक ऊपर से चमकता हुआ महान सूर्य लैगून पर अपनी रोशनी डाल रहा था। उत्तरी समुद्र तट पर भीड़ और पेड़ों के पीछे मूंगे एक सफेद सड़क की तरह मीलों तक फैले हुए थे, जो धुएं की चमक में खो गए थे, और चट्टान से बाहरी समुद्र तट पर टूटने वाली नदियों की निकट और दूर की आवाज आ रही थी। जहाज पर बचे हुए चालक दल के सदस्य,
जिनकी संख्या लगभग 6 थी, धूम्रपान करने और बात करने के लिए फोकल में उतर गए थे। ले मुआन उनकी आवाज़ें सुन सकती थी जब वो उठी और रेलिंग पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें नाव पर टिकी हुई थीं और उसका मन पानी में खुद को फेंकने और चट्टान तक तैरने की इच्छा और उस सहज वृत्ति के बीच विभाजित था जो उसे रुकने और देखने और प्रतीक्षा करने के लिए कह रही थी। वह जानती थी कि राइफल क्या होती है। उसने पीटरसन को एक विटलिस के साथ फ्लोटिंग बॉटल पर अभ्यास करते देखा था। नाव में राइफलें थीं, लेकिन राइफलें नहीं थीं जिसने उसके मन में भय पैदा किया, बल्कि रंटन का चेहरा था जब वो वापस लौटा और फिर वापस गया। और वो कुछ नहीं कर सकती थी। कार्लिन ने पानी तोड़ने वाले को नीचे उतारने से पहले नाव में एक कुल्हाड़ी थमा दी थी। क्यों? वो नहीं बता सकती थी, न ही वह ये बता सकती थी कि पानी तोड़ने वाला क्यों ले जाया गया था। ये सब कुछ ऐसी चीज का हिस्सा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, कुछ ऐसा जो अभी भी ताउरी के लिए बुरा और खतरनाक था। वह भीड़ में उसका आकार नहीं पहचान सकी, वह बहुत दूर थी, फिर भी वह निश्चित रूप से वहां था। उसने देखा, नाव समुद्र तट की ओर बढ़ गई। फिर कुछ 100 गज की दूरी पर नाविकों ने नाव चलाना बंद कर दिया और वह बेकार में तैरने लगी और मुश्किल से बह रही थी क्योंकि पानी शांत था, बाढ़ थम चुकी थी। कोई सोच सकता था कि उस पर सवार लोग मछली पकड़ रहे थे या बस धूप में आराम कर रहे थे, लेकिन ये सच नहीं था। तभी ले मुआन ने नाव के किनारे से धुएं का एक छोटा सा गुबार उठते देखा। समुद्र तट पर भीड़ के बीच से एक व्यक्ति हवा में उछला और नीचे गिर गया, और शांत हवा में दूर से एक राइफल की आवाज आई। कार्लिन को अपना आदमी मिल गया था। वो एक साधारण शॉट था, लेकिन वह शायद ही चूक सकता था क्योंकि उसने भीड़ के भूरे रंग में गोली चलाई थी। रंटन, जो इससे बेहतर शॉट नहीं था, ने तुरंत बाद गोली चलाई और किसी चमत्कार से कोई भी गोली नहीं लगी। फिर ले मुआन ने देखा कि भीड़ टुकड़ों में बिखर गई और पेड़ों के बीच गायब हो गई। समुद्र तट पर केवल 2 आकृतियां रह गईं, एक रेत पर लेटी हुई और दूसरी सीधी खड़ी थी और हाथ ऊपर उठाकर नाव को धमका रही थी। ये ताउरी थी। उसकी दृष्टि ने मानो दूरबीन जैसी शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे उसे तुरंत पता चल गया कि यह ताउरी है। उसने देखा कि वह झुककर गिरे हुए व्यक्ति को अपनी बाहों में भर रहा था और जैसे ही वो उसे लेकर पेड़ों की ओर मुड़ा, नाव ने फिर से गोली चलाई, लेकिन वह चूक गई। पेड़ों तक पहुंचने से पहले एक और गोली चली, लेकिन वह सुरक्षित गायब हो गया और समुद्र तट और लैगून पर सन्नाटा छा गया, जिसे केवल गोलीबारी से परेशान सीगल के शोर ने तोड़ा। ले मुआन ने अपनी जगह बदल ली, ज्वार भाटा शुरू हो गया था और स्कूनर भी उसके साथ झूलने लगा था। वो आगे आए और फोक सलहेड के पास अपनी जगह ले ली, उसकी आंखें अभी भी नाव और समुद्र तट पर टिकी हुई थीं। फोक सल से कभी कभी कनकियों की खर्राटों की आवाज आ रही थी जो कुत्तों की तरह सो रहे थे। पेड़ों के पास रेत पर 4 मछली पकड़ने वाली डोंगियां पड़ी थीं, और अब जब वह देख रही थी, तो उसने देखा कि नाव फिर से समुद्र तट पर आ रही है। नाव चलाने वाले बाहर गिर गए और नाव कुछ गज की दूरी पर चली गई, जिसमें केवल 2 गोरे लोग सवार थे, जबकि लैंडिंग पार्टी डोंगियों की ओर बढ़ी और उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। वो उसे उसके आकार से पहचान सकती थी। कुल्हाड़ी चला रहा था। 2 अन्य लोग ढीले मूंगे के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ काम में उसकी मदद कर रहे थे, जबकि चौथा निगरानी कर रहा था। इसमें समय लगा, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरी तरह से किया। आउट्रिगा को तोड़ा, आउट्रिगा के खंभों को तोड़ा, डोंगी के ढांचे को तोड़ा, बच्चों की तरह विनाश में भी आनंद लेते हुए काम किया। विनाश देवता कैरोलिन समुद्र तट और लैगून पर विदेश में थे। हालांकि पौराणिक कथाओं में सभी देवताओं के मंदिर या स्थान के बिना वह सबसे शक्तिशाली, सबसे फुर्तीला और तेज नजर वाला है, और बुलाने पर सबसे तेजी से आने वाला है। ले मुआन ने देखा कि चारों व्यक्ति नाव पर लौटने से पहले समुद्र तट पर खड़े होकर अपने काम पर विचार कर रहे थे। फिर उसने देखा कि उनमें से एक ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कुल्हाड़ी से गिर गया। बाकी लोग भागने लगे और उनमें से सबसे आगे वाला व्यक्ति ऐसे लड़खड़ा गया जैसे कोई आदमी कालीन में किसी मोड़ पर लड़खड़ा कर गिर जाता है। बाकी 2 में से एक ने उछलकर पूरी तरह से कलाबाजी की जैसे किसी अदृश्य जू-जित्सु खिलाड़ी ने उससे निपटा हो, और चौथा अचानक बंद हो चुके कंसर्टिना की तरह उखड़ गया।
ले मुआन का दिल उसके अंदर जिंदा हो उठा। वह जानती थी कैरोलिन के भयानक तीर, जो आर्गोरा से जहर दिए गए थे, जो गोली की तरह तेजी और निश्चितता से मारते हैं, तीरों से दागे गए थे, उन्होंने अपना काम कर दिया था। कैरोलिन का पसंदीदा हथियार भाला था, धनुष नहीं। धनुष का इस्तेमाल केवल अवसरों पर और लंबी दूरी पर किया जाता था। जब वे रंटान की लैंडिंग का विरोध करने के लिए नीचे आए, तो वे भालों से लैस थे। पेड़ों की ओट में धकेले जाने पर चतुर अयोमा को डोंगी घरों में से एक में रखे धनुष याद आ गए। तीरों को जहर दिए हुए सालों हो गए थे, लेकिन अर्गोरा का जहर कभी नहीं मरता, न ही समय के साथ कमजोर होता है। पेंडुलम के 4 झटकों में तीरों ने अपना काम कर दिया था और 4 आदमी तट पर निश्चल पड़े थे, क्योंकि तंत्रिका केंद्रों पर प्रहार करने वाला ये भयानक जहर नाड़ी की 2 धड़कनों में ही मार डालता है। रेंटान और कार्लिन, जो तीरों की उड़ान को देखने के लिए काफी करीब थे, भारी पतवारों को खींचते हुए और अपनी जान बचाने के लिए नाव चलाते हुए तेजी से आगे बढ़े। तट से कुछ 100 गज की दूरी पर वे रुके, अपनी पतवारों पर आराम किया और परामर्श किया। यह एक बुरा व्यवसाय था। राइफलों से लैस और आसान रेंज के साथ वे केवल एक दुश्मन को पकड़ने में कामयाब रहे थे, जबकि नरक, कार्लिन ने कहा। उसके चौड़े चेहरे पर पसीना बह रहा था। रंतन ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर अचानक उसने चुप्पी तोड़ दी। हमने उनकी डोंगियां नष्ट कर दी हैं। वे बाहर आकर हम पर हमला नहीं कर सकते। हम उन पर हमला करने की सीमा रखते हैं। उन तीरों का किसी भी दूरी पर कोई उपयोग नहीं है। वे ज्यादातर मछलियों पर निर्भर रहते हैं। वे लोग और वे बाहर आकर मछली नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनके पास डोंगियां नहीं हैं और हमारे पास समय की कमी नहीं है। वो खुद से बात करते हुए, हिसाब किताब जोड़ते हुए लग रहा था, जबकि कार्लिन, जिसने एक राइफल उठाई थी, उसे अपने घुटनों पर रखकर बैठा था। उसका चेहरा किनारे की ओर था, जहां समुद्र तट पर 4 मृत लोग पड़े थे और सीगल को छोड़कर जीवन का कोई निशान नहीं था। उतार पर नाव धीरे धीरे स्कूनर की दिशा में वापस बह रही थी। हमें बस नाव चलानी है, रंटन ने कहा, और पेड़ों के बराबर पहुंचना है। वे पेड़ चट्टान के उस पार ज्यादा आश्रय नहीं देते। उनके घर पॉपगन से निकली गोली को नहीं रोक पाएंगे। अपनी पतवार थाम लो। जब हम अपनी स्थिति बना लेंगे तो हम लंगर डाल सकते हैं और सब कुछ शांत कर सकते हैं। कार्लिन ने अपनी बंदूक नीचे रख दी, पतवार संभाली और वे भारी नाव को धारा के विपरीत खींचने लगे, जब तक कि वे गांव और पेड़ों के सामने नहीं पहुंच गए। फिर राइफल की गोली की सीमा के भीतर, लेकिन तीर की पहुंच से बाहर, उन्होंने लंगर गिरा दिया और नाव धारा की दिशा में घूम गई और किनारे की ओर झुक गई। रंतन सही था। पेड़ हालांकि कुछ जगहों पर काफी घने थे, लेकिन लोगों की भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं थे, और घर मौत के जाल थे। जहां वे लेटे थे, वहां से वे छोटे छोटे घरों को देख सकते थे जो आसमान में साफ दिखाई दे रहे थे, और उतामाटू का घर जिसके बगल में एक खंभा था, जिसके ऊपर नारियल के पेड़ों के देवता नान का सिर था। नान अपने लोगों, पुराका क्यारियों और पांडनस ताड़ के पेड़ों पर नजर रखते थे। प्राचीन काल में कैरोलिन के 2 देवता थे, सौम्य नान और क्रूर नानीवा। ले मुआन की माँ ले जेनाबोन थी, जो ले हुआन की बेटी थी, जो शार्क दांत वाले देवता नानेवा की पुजारिन थी। ले हुआन की मृत्यु पर नानेवा कैरोलिन के लिए विदा हो गया था। क्या वह ऐसा था? क्या देवता कभी मरते हैं जब तक कि उन्हें शरण देने के लिए कोई मानव हृदय मौजूद हो? सौम्य नान अपनी चौकी पर मुस्कुराता हुआ, वह नारियल से बना था, इस तरह से स्थापित किया गया था कि उसका चेहरा पूर्व की ओर था, यानी सुबह के द्वार की ओर। उसे अनुष्ठान के अनुसार इस तरह से रखा गया था। चांस ने स्कूना को उसकी दृष्टि की रेखा में लंगर डाला था। हाथ से लाचार, जैसा कि अधिकांश सौम्य चीजें होती हैं, बेचारा बूढ़ा नान उन लोगों की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता था, जिनसे वह निस्संदेह प्यार करता था। वह वीजल टीजल कीड़ों को पुराका पौधों से दूर रख सकता था, और वह बारिश लाने में थोड़ी मदद कर सकता था, और यह माना जाता था कि वह नावों को कोबरा कीड़ों से भी बचा सकता है जो तख्तों को खा जाते हैं, लेकिन मनुष्य की दुष्टता और विटली राइफलों के सामने वह बेकार था। और फिर भी आज जब उसने स्कूनर की ओर देखा, तो उसकी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आई, और जैसे ही हवा ने बेत के खंभे को हिलाया, उसने अपने सिर को शान से हिलाया।
शायद इसलिए क्योंकि स्कूनर के डेक पर उसने शार्क दांत वाले देवता की पुजारिन की पोती को देखा था और रोमांच और सिहरन के साथ खुद से कहा था, नानीवा वापस आ गया है। पुराने दिनों में जब कोई व्यक्ति किसी गलती का बदला लेता था या पागल होकर किसी दूसरे के सिर पर डंडे से वार करता था, तो उसे नानीवा के कब्जे में माना जाता था, क्योंकि जिस तरह नान कृषि मंत्री था, उसी तरह शार्क दांत वाला न्याय मंत्री था। वो एक तरह से कानून था जो अपराधियों को फांसी देता था और अपराधियों को फांसी के लिए तैयार भी करता था, ठीक वैसे ही जैसे कानून हमारे साथ करता है। वैसे भी और किसी भी परिस्थिति में, और चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न रहा हो, वह विदेशियों का कट्टर दुश्मन था। उसने उतामाटू को वेला पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था और उसने लेहुआन को बहुत पहले स्पेनिश जहाज पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था, और आज शायद उसने इन नए लोगों के उतरने का विरोध करने के लिए एयोमा को प्रेरित किया था। लड़ाई अभी भी अधर में थी, लेकिन लंगर डाले हुए स्कूनर के डेक पर उसकी पुजारिन की पोती उदास होकर खड़ी थी, उस पल के लिए असहाय, लेकिन देख रही थी और हमला करने का इंतजार कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नान मुस्कुराया और क्लिक क्लॉक की आवाज के साथ अपना सिर हिलाया, क्योंकि नारियल अपनी छड़ी पर थोड़ा ढीला हो गया था। रंटन ने अपनी राइफल को गनल पर आराम से टिकाते हुए स्टर्न में नीचे की ओर तख्तों पर अपनी सीट ले ली। कार्लिन ने भी आगे बढ़ते हुए वही किया। हवा जो ऊपर उठ गई थी और जो नान को उसकी चौकी पर ले जा रही थी, उसने पत्तियों को हिला दिया और तने के बीच और मैमी सेब की झाड़ियों के ऊपर बदलती हुई परछाइयां नाचने लगी और प्रकाश की किरणें बरसने लगीं, लेकिन वहां इंसान का कोई निशान नहीं था। चालाक एयोमा ने डिक के माध्यम से सभी बच्चों और युवाओं को मैमी एप्पल में और महिलाओं को घरों में जाने का आदेश दिया था, जबकि उसने और डिक ने पेड़ों के पीछे शरण ली थी। दो विशाल पेड़ जो नारियल और पांडाना ताड़ के पेड़ों के बीच विशालकाय खड़े थे, जो चट्टान के साथ आगे बढ़ने वाले पेड़ों के भाई थे, जिनका उपयोग डोंगी निर्माण के लिए किया जा रहा था। एयोमा को अपने पुराने अनुभव से पता था कि गोरे लोग बंदूकों से क्या कर सकते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि एक घर की दीवार जो तीर को रोकने में सक्षम है, वह राइफल की गोली को रोकने में असमर्थ होगी। रेंटान को गोली चलाने के लिए कुछ और नजर नहीं आया। उसने एक घर पर निशाना साधकर गोली चला दी, और जैसे ही धुआं छंटा, उसने देखा कि सचमुच घर फट गया। महिलाएं टूटी हुई छड़ियों के बीच से बाहर निकली, मानो पश्चिम की ओर चट्टान के साथ भाग रही हों, और अचानक एक व्यक्ति ने उन्हें डोंगी के चप्पू से लैस करके पीछे की ओर भेजा। ये डिक था। उसने उन्हें मैमी एप्पल में धकेल दिया, जहां वे दूसरों के साथ छिप गईं, फिर दूसरे शरणस्थल की ओर भागी, जबकि गोलियां उनके चारों ओर घूम रही थीं। उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं को लेटने के लिए कहा, अन्य छिपी हुई महिलाओं को भी ऐसा ही करने के लिए कहा, और फिर खुद भी शरण ली। लेकिन एयोमा की गलती घातक थी। नाव में सवार लोगों को अब पक्का पता था कि मैमी सेब के घने जंगल भरे हुए थे, कि चट्टान के समुद्र की ओर कोई गड्ढे या दरारें नहीं थीं, कि उन्होंने कैरोलिन की आबादी को घेर लिया था। अपनी राइफल को सावधानी से गनल पर टिकाकर रंटन आगे बढ़ा। वह चूक नहीं सकता था, और राइफल के बहरा कर देने वाले विस्फोट के बाद दूर झाड़ियों में चीख और हलचल हुई, जहां किसी बदकिस्मत को गोली लगी थी, और जो उठने की कोशिश कर रहा था, उसे उसके साथियों ने नीचे खींच लिया था। कार्लिन ने हंसते हुए गोली चलाई, लेकिन गोली लगने के बाद जो सन्नाटा छा गया, उससे स्पष्ट है कि गोली चूक गई। रंटन को कारतूस से कुछ परेशानी हुई। पिछले कुछ मिनटों में उसका चेहरा काफी बदल गया था, और जब से स्थानीय लोगों को घेर लिया गया था, यह एक मुखौटा की तरह था, और ऊपरी होंठ अचानक किसी चोट के कारण सूज गया था। उसने खराब कारतूस को फेंक दिया, दूसरा कारतूस भरा और फायर कर दिया। गोली चलने के बाद एक महिला के रोने और एक बच्चे के रोने की आवाज आई। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि गोली बच्चे को लगी है, न कि महिला को, क्योंकि चीखना चिल्लाना लगातार जारी था। उस एकांत में यह आवाज चौंका देने वाली थी, जहां खाली समुद्र तट, मैमी एप्पल की कतार और पेड़ों के पीछे और पीछे खाली समुद्र की झलक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कार्लिन, जो रेंटान से ज्यादा क्रूर लेकिन कम खतरनाक था, हंसा। वह गोली चलाने ही वाला था कि अचानक पेड़ों से टूटकर एक आकृति ने उसकी आंख पर वार किया और उसका हाथ रोक दिया। ये डिक था।
उसके बाएं हाथ में धनुष था और दाएं हाथ में तीरों का एक बंडल। एयोमा ने निर्देश दिया था कि छिपने से पहले धनुष और तीरों को उन दो बड़े पेड़ों के सबसे पश्चिमी किनारे पर रख दिया जाना चाहिए जिन्हें उसने और डिक ने आश्रय के लिए चुना था। डिक को केवल हथियार पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना था और उन्हें लेकर वह आश्रय छोड़कर सीधे खुले में और रेत पर आ गया। पहले शिकार की चीख सुनकर वह चौंक गया था और कुत्ते की तरह कांपने लगा था। बच्चे की आवाज सुनकर उसके मन में यह विचार आया कि झाड़ियों के बीच बच्चों और महिलाओं के साथ कटवा भी है। उसने धनुष और मुट्ठी भर बांध लिए, वो पेड़ से उतरा और किनारे पर आ गया और सीधे पानी के किनारे चला गया। वहां 7 तीर थे। उसने उन्हें रेत पर फेंका, एक उठाया और उसे धनुष की डोरी में लगे खांचे में फंसा दिया। ऐसा करते ही कार्लिन ने झाड़ियों से अपना निशाना बदलकर इस नए लक्ष्य पर निशाना साधा। रेत तीरंदाज के दाहिनी ओर 1 गज की दूरी पर उछली, जिसने तीर को तब तक खींचा जब तक कि कांटा धनुष की छड़ को छूने वाला न हो गया। फिर उसने तीर छोड़ दिया। गोली सीधी रेखा में गिरी, लेकिन कुछ गज पीछे रह गई, और जैसे ही गोली पानी में घुसी, रंटन की गोली रेत में धंस गई और डिक के दाहिने पैर से केवल 3 इंच की दूरी पर रह गई। डिक हंसा। रेंटान की तरह उसका चेहरा भी बदल गया था। वह बिना किसी सहज ज्ञान के आया था, बस झाड़ियों से आग को अपने पास खींचना चाहता था। अब एक पल में वह नाव और नाव में मौजूद लोगों और जलती हुई नफरत के अलावा सब कुछ भूल गया था, जो अगर छूट जाती तो वज्र की तरह उन्हें नष्ट कर देती। झुककर उसने दूसरा तीर उठाया और उसे छोड़ा, जिससे ऊंचाई बढ़ गई। इस बार तीर कम नहीं हुआ, बल्कि नाव के ऊपर से निकल गया और कई गज दूर लैगून की तरफ से नीले पानी में जा गिरा। नरक, कार्लिन ने कहा। उसने अपने हाथों से राइफल गिरा दी और लंगर की रस्सी को पकड़ लिया तथा लंगर को ऊपर खींच लिया, जबकि रेंटान ने तेजी से और बिना किसी प्रभाव के गोली चलाकर एक चप्पू पकड़ लिया। जहरीले तीर, चाहे बेतरतीब ढंग से और अनियमित रूप से ही क्यों न छोड़े जाएं, से खेलना नहीं चाहिए। और जब वे नाव चला रहे थे, उनके हृदय में मृत्यु का भय था। तभी एक और तीर आया, जो चौड़ा था, परंतु स्टाबोर्ड की ओर केवल 1 गज की दूरी पर था। फिर एक और छोटा तथा पीछे की ओर आया। हम सीमा से बाहर हैं, कार्लिन ने कहा। उन्होंने नाव को कुछ पल के लिए बहने दिया। एक और तीर आया, लेकिन काफी पीछे से। फिर एक चीख के साथ, जैसे कि उसकी आत्मा में मौजूद खामोश शैतान ने आखिरकार बोल दिया हो, रेंटन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और समुद्र तट पर मौजूद आकृति की ओर अपनी मुट्ठी हिला दी। फिर उन्होंने लंगर डाला और राइफलें उठा लीं। नाव तीर की रेंज से बाहर थी, लेकिन झाड़ियां अभी भी राइफलों के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य थीं। उन कलाकारों की तरह जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, दोनों बंदूकधारियों ने अपना ध्यान समुद्र तट पर मौजूद अकेली आकृति से हटाकर बड़े लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया, और डिक, जिसने नाव को अपनी सीमा से बाहर जाते देखा, बिना कोई गोली चलाए खड़ा रहा, उस क्षण के लिए विजयी होकर, लेकिन प्रतीक्षा करता रहा। उसने लंगर को पलटते देखा, उसने नाविकों को फिर से अपनी स्थिति संभालते देखा, उसने बंदूकों की पतली नलियों को देखा और उसे लगा कि गोलीबारी फिर से शुरू होने वाली है। फिर उसने झुककर एक तीर पकड़ा और अपने बाएं हाथ के धनुष से उसे पकड़कर पानी में कूद पड़ा। अपने दाहिने हाथ से तैरते हुए वह सीधे नाव की ओर बढ़ गया। पानी में डिक एक मछली था। नाव के करीब जाना और पानी में तैरते हुए या यहाँ तक कि तैरते हुए कम दूरी पर तीर छोड़ना उसका उद्देश्य था। वह अब एक आदमी या इंसान नहीं था, बल्कि एक अडिग दुश्मनी, घृणा से प्रेरित अकारण ऊर्जा थी। रंटन और कार्लिन ने गोली चलाई, इससे पहले कि वे देख पाते कि क्या होने वाला है। एक सिर, एक हाथ आधा डूबा हुआ था और एक धनुष पानी में लहरा रहा था। कार्लिन के जबड़े आपस में टकरा गए। उसने अपनी बंदूक से कारतूस का डिब्बा निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। रंटन, कम घबराए हुए और अपनी अंगुलियों से तेजी दिखाते हुए, बंदूक निकाली और पुनः लोड की, निशाना साधा और गोली चलाई, लेकिन गोली चूक गई। गोली चलाओ, मूर्ख, उसने दूसरे से कहा, लेकिन खेल हार चुका था। कार्लिन लंगर की रस्सी पर था। कैरोलिन के जहरीले तीरों से समुद्र तट पर मारे गए 4 मृत लोगों की याद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जैसा कि दूसरे ने किया था।
जिसने आने वाले आतंक पर एक आखिरी नज़र डालते हुए अपनी बंदूक गिरा दी और एक चप्पू पकड़ लिया। उन्हें पीटा गया, भागने पर मजबूर किया गया, भले ही कुछ क्षण के लिए ही क्यों न हो।